हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसके हम लोग लेते हैं डेली टॉप 25 क्वेश्चंस। और आज का क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि साइकोलॉजी पे बेस्ड है आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट सेकेंड है, इसकी एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी ली जा चुकी है। जिसने वीडियो को नहीं देखा होगा जा करके देख लेगा, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे लिए जा रहे हैं जो आगे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या फिर आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखा करिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये वीडियो स्पेशली है सीटेट एग्जामिनेशन जो अभी आगे देने वाले हैं उनके लिए। ठीक है ना, तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपके एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करने में हेल्प करेगी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेगा और बेल आइकन दबा दीजिए। और जिसको भी वीडियो के पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर ले। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कर देना है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए। इसका आंसर, जिसने कोहल वर्ग को अच्छे से पढ़ा होगा उसको लग रहा है नैतिक दुविधा, पर इसका आंसर नैतिक दुविधा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दे, नैतिक दुविधा नहीं है। अब इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आप लोग बताइए, जरा सोच समझ के बताइएगा। इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, तो इसका ऑप्शन थोड़ा सोच समझ के बताइए क्या होना चाहिए। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर सही होगा आंसर सी, यानी कि नैतिक यथार्थवाद। ठीक है, आप लोग हर जगह देखेंगे तो आपको नैतिक यथार्थवाद ही मिलेगा, कहीं कहीं भी तर्कणा भी मिल जाएगा, नैतिक तर्कणा का विभाग है। तो इस ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, तो आप लोगों को नैतिक यथार्थवाद सही कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थियों को किस चीज़ में सहायता की आवश्यकता है? यानी कि चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है यदि विद्यार्थी समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के रूल्स को नहीं मानता है, यानी कि स्कूल के रूलों को वो नहीं मान रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए इसमें से, किस क्षेत्र में उसकी सहायता की आवश्यकता है? चार ऑप्शन पढ़िए, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र। क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि भावात्मक क्षेत्र। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि जीके ब्रह्मास्त्र जिसने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है जाकर के जल्दी से डाउनलोड कर लेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक दी गई है। ठीक है ना, तो लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही अच्छा पीडीएफ है ये, सारे जीके का इसमें निचोड़ दे दिया गया इस पीडीएफ में। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करती हैं। बताइए, समूह गतिविधि जब भी आपको दिखे और समूह में शामिल करने के लिए, समूह में शामिल करके सिखाने के लिए, तो इससे आपको ऑप्शन एक ही करेक्ट हो सकता है। इन चारों में से जितने ऑप्शन दिए इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि समाजीकरण। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त समाजीकरण भी सहायता करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फोर्थ आपके सामने है स्क्रीन पे, पढ़िए क्या है क्वेश्चन फोर। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, क्या होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से बताइए। समावेशी शिक्षा तो सबने पढ़ रखा होगा, यही तो सीटेट का मेन पार्ट होता है। क्या होना चाहिए इसके हिसाब से आंसर, बताइए जल्दी से पढ़ के, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं या स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। समावेशी शिक्षा जहाँ पे भी आपको दिखे, आपको सिर्फ एक टॉपिक पकड़ लेना है, एक पॉइंट पकड़ना है, क्या, जो बिना किसी भेदभाव के बच्चों को शामिल करे, वही होती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल ही जाएगा जो बिना किसी भेदभाव के रहेगा, तो वही आपको लगा देना है और आपका आंसर वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन 5? सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? चार ऑप्शन पढ़िए, आप अपना आंसर बताइए, सृजनात्मकता किससे संबंधित है। इसको ऐसे भी समझ लीजिए, किसमें बच्चों के क्रिएटिविटी को ज़्यादा महत्व मिलेगा, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी किस चीज़ में कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि अपसारी या बहुविधि चिंतन। बहुविधि चिंतन जब उनको हम लोग
देंगे करने को, तभी उनका क्या होगा, सृजनात्मकता होगा, सृजन होगा, नई नई रचनाओं का सृजन कर सकेंगे, नई नई उनके में क्या सोचने की क्षमता डेवलप होगी। तो वो तब होगी जब आप सारी यानी कि बहुविधि चिंतन करेंगे। यदि उन पर सिर्फ एक ही चीज़ थोप दिया जाए कि ये बुक दे दी जाए, लो इसको रट लो, तुम्हें याद करना है, तो ये बहुविधि चिंतन नहीं होगा, आप सारी चिंतन नहीं होगा, ठीक है ना, ये रटन प्रणाली पे चला जाएगा। आप सारे यानी कि बहुविधि चिंतन वो फ्री हैं, अपनी चिंतन करने के लिए, सब कुछ सोचने के लिए फ्री हैं, और यही क्या होती है, सृजनात्मकता होती है। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, अब सारी चिंतन यानी कि बहुविधि चिंतन से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी प्रेरित है, किस तरह से प्रेरित है, आपको 4 ऑप्शन पढ़ना है। पहला है व्यक्तिगत, अनुभविक, आंतरिक या बाह्य, किस रूप से वह प्रेरित है। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होना चाहिए इसका आंसर करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी करेक्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आंतरिक रूप से वो प्रेरित है, क्योंकि उसे किसी तरह से कोई दबाव नहीं डाल रहा है, वह खुद से क्या कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो वह कैसा प्रेरित है, वह आंतरिक रूप से प्रेरित है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 क्या है, व्यवहार का करना पक्ष संबंधित होता है या किसी क्षेत्र में आता है। तो व्यवहार का करना पक्ष किस क्षेत्र में आएगा, आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन को पढ़िए, सीखने के गतिक या कॉग्निटिव क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, किस में आना चाहिए, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, सीखने के गतिक क्षेत्र में। गतिक क्षेत्र में यानी कि वो कनेक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से वो क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो व्यवहार का करना आ रहा है, मतलब कोई भी चीज़ करेगा तो शारीरिक के माध्यम से तो करेगा, तो वो गतिक करके कनेक्टिविटी के क्षेत्र से सीख सकतेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पे ये है, पढ़िए क्या है इसका क्वेश्चन। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। निःशक्त बच्चे, आप इसको समझ सकते हैं, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। तो समावेशी शिक्षा में विद्यालयों को किस प्रकार से होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसमें से क्या आंसर होना चाहिए। निःशक्त बच्चों के लिए किस प्रकार की विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो कहीं पे भी आपको अलग विद्यालय पे नहीं जाना है, या मुक्त विद्यालय, विशेष विद्यालय, इस तरह के विद्यालय कभी नहीं जाना है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना। तो वो कैसे जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, तो नियमित विद्यालय में रहेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कि नियमित विद्यालय, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पे ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है, बताइए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए करेक्ट। सीखने के बारे में क्या सही है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन को पढ़िए। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कार्यों को प्रभावित नहीं करता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं वह किस तरह से सीखना नहीं हुआ। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को क्या करे, संतुष्ट करने वाला हो। क्या होना चाहिए इसका आंसर करेक्ट, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होगा जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 पे तरफ। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, बताइए। यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना है। पढ़ाई क्या सिर्फ इसलिए होती है कि वो आगे आगे क्लास में बढ़ता जाए, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। त्रुटियां निकालना ठीक है, बट इसके आगे और भी अगर कुछ होता तो हम लोग वो ऑप्शन करेक्ट करते हैं, पर ऑप्शन बी जो है वो एकदम एग्जैक्ट राइट है। सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उपचार करना, ये ऑप्शन तब करेक्ट होता है जब शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना और उनका उपचार करना, ये भी ऑप्शन तब करेक्ट हो सकता था, परंतु इसके पहले ऑप्शन बी है जो कि पूरी तरह से सही है। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ये हो जाएगा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन 11। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, पढ़िए और क्या होना चाहिए इसमें से बताइए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। क्या हो जाएगा, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। अब आपको कोई चीज़ ऐसा ला करके दिखाया जाए जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है,
तो आप कुछ भी उसके बारे में सिखाया जाए तो वो नहीं हम लोग सीख सकते हैं। और जब हम लोग को कोई चीज़ के बारे में नॉलेज रहेगी कि हाँ इसका क्या क्या मतलब होता है, फिर उसके रिलेटेड टॉपिक के आगे बताया जाएगा तो हम लोग ईजिली सीख पाएंगे। इसलिए हमेशा जब भी बच्चों को सिखाया जाता है तो नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ करके ही सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन 12 की तरफ आ चुके हैं हम लोग। सृजनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। इसका क्वेश्चन हमने बता चुका है ऑलरेडी, अब तो आप लोग इसको बता ही लेंगे कि जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में सृजनात्मकता की बात की गई थी, तो सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। यानी कि आपको क्वेश्चन में बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही आंसर देना है, हाँ या ना में देना है, ट्रू या फॉल्स देना है, या फिर इसका आंसर फिक्स्ड है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए सृजनात्मक उत्तरों के लिए। सृजनात्मक उत्तरों में हम लोग को मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे कि वो विद्यार्थी क्या कर सके, अपनी अलग अलग रुचियों को, अपनी रचनाओं को शामिल कर सके, उसकी जो सोच है वो उसको खुल करके बता सके, ठीक है ना। तो इसी से विद्यार्थी को क्या होगा, सृजनात्मक के लिए आवश्यक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पे ये है, बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास है, जेबी वॉटसन, अल्बर्ट बेंडूरा, जीन पियाजे या अल्बर्ट एल थॉर्नडाइक। किससे रिलेटेड है ये। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, अल्बर्ट बेंडूरा। अल्बर्ट बेंडूरा ने किसका सिद्धांत दिया है, बताइए। अल्बर्ट बेंडूरा ने सिद्धांत दिया है किसका, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ही ये कहता है कि वह प्रत्यक्ष न सीख करके परोक्ष रूप से सीखते हैं। तो प्रत्यक्ष न सीख करके परोक्ष रूप से सीखते हैं, मतलब कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष भी किससे हो गया, इसी से हो गया कि वह प्रत्यक्ष तो सीख नहीं रहे, परोक्ष रूप से सीख रहे हैं, टीवी में देख करके सब कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत है अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये है। वही क्वेश्चन फिर से, शिक्षार्थी फैशन शो को देख करके मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है, बताइए। अभी बताया है अल्बर्ट बेंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तो ये भी वही है, फैशन शो देख करके मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो इस अनुकरण को कहा जा सकता है सामाजिक अधिगम, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। क्या है क्वेश्चन 15, शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। यदि किसी प्रकार से वह नहीं सीख पा रहे हैं और लगातार गलतियां कर रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए, या तो अपने टाइम टेबल में चेंज करना चाहिए। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण एनसीएफ में ही कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनको लंच के पहले रखना चाहिए, जिससे कि लंच करने के बाद क्या होता है, थोड़ा बोरिंग होने लगता है। तो जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको भोजन अवकाश के मतलब पहले ही रख देना चाहिए, ठीक है ना। तो जब लंच हो उसके पहले ही सारे सब्जेक्ट पढ़ा देना चाहिए। तो इस तरह से अगर बच्चों गलतियां कर रहे हैं लगातार तो शिक्षक को भी क्या करना चाहिए, अपनी समय सारणी में, अनुदेशन कार्य में या बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन पे ये है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़िए। सामाजिक भूमिका के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषता कहलाती है। इसका क्वेश्चन भी हमने कल के वीडियो में एक लिया था पर्यावरण वाले सेट में, तो जिसने पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट नहीं देखी है, सारे ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर सारी प्रैक्टिस सेट को देखिए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी वो, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। क्यों, जब भी सामाजिक भूमिकाओं के कारण किसी पे भेदभाव किया जाए, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपको लगा देना जेंडर भूमि रूढ़िबद्धता। अगर जेंडर भूमि रूढ़िबद्धता नहीं होगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फिर लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है ना। लैंगिक पूर्वाग्रह भी इसका काफ़ी फेमस आंसर होता है, लैंगिक पूर्वाग्रह। समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17 था आपकी स्क्रीन पे ये है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। डैश के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा क्या, बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। क्वेश्चन आपको क्लियर है।
जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। किसके समान है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट है। बताइए किसके समान होना चाहिए, क्या कर रहा है वो? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन यानी कि अगर उसमें कुछ नमक कम है, ज़्यादा है, ठीक है, तो वो चख करके उसको देख लेगा और फिर सही कर देगा। तो वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पे ये है, आकाश अकेले में पढ़ना पसंद करता है जबकि श्याम समूह में, यह अंतर किस प्रकार का होना चाहिए? आकाश अकेले में पढ़ना पसंद करता है जबकि श्याम समूह में, यह अंतर किस प्रकार का है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, यह अंतर है अधिगम शैली का। किसका अंतर है? अधिगम शैली का अंतर है ये, ठीक है ना। किसी को पढ़ना पसंद है अकेले में तो किसी को समूह में पढ़ना पसंद है, तो सबकी अपनी अपनी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो यह अधिगम शैली का अंतर है। चलिए 28 क्वेश्चन पे आइए, क्या है आपकी स्क्रीन पे है, अगर शिक्षण के दौरान आपको लगता है कि आपने जो कुछ पढ़ाया है वह गलत है तो आप क्या करेंगे? ये एक क्वेश्चन है टीचर के लिए। आप भी टीचर बनने के लिए ही एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बताइए अगर आपको कभी लगता है कि शिक्षण के दौरान आपसे कुछ गलती हो गई है, गलती सभी से होती है, अगर आपको लग रहा है कि शिक्षण के दौरान आपको कुछ गलत पढ़ा दिया है आपने और वह गलत है, तो आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइए। पहला है इसकी चर्चा नहीं करेंगे कक्षा में, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे, उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, आप इसकी परवाही नहीं करेंगे, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, आप अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे और उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो गलतियाँ सभी से होती हैं, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हो गई है तो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे कि आगे से वो गलती नहीं हो, ठीक। 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान की शाला की स्थापना कहाँ हुई है? मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं आप लोग तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कि इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई है। और कब हुई है आप लोग कमेंट करके बताइए, किसको किसको पता है कब हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कब हुई है, आप लोग अभी कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे, प्रेरकों के कितने भाग होते हैं? प्रेरकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताइए प्रेरकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3, 2, 4 या 5? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि 2 टाइप के ही प्रेरक होते हैं। 2 टाइप के प्रेरक होते हैं, कौन कौन से? एक होता है जन्मजात प्रेरक और एक क्या होता है बताइए? एक होता है जन्मजात प्रेरक और एक होता है अर्जित प्रेरक, ठीक है। जन्मजात प्रेरक में क्या कहते हैं? भूख प्यास ये सब हो गया। अर्जित प्रेरक में क्या आते हैं? पैसा हो गया, संपत्ति हो गई, ठीक है ना, ये सब होते हैं, सम्मान हो गया, ये सब अर्जित प्रेरक में आते हैं। और भूख प्यास ये सब किस में आते हैं? जन्मजात प्रेरक में आते हैं। तो प्रेरकों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। एक व्यक्ति का जीवन चक्र शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था से गुजरता है, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, सभी व्यक्ति शैशवावस्था में पहले आएंगे, फिर बाल्यावस्था में आएंगे, फिर किशोरावस्था में आएंगे, फिर प्रौढ़ावस्था में जाएंगे। तो इसमें परिवर्तन तो संभव नहीं है, तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? बताइए जल्दी से। विकास के सभी सिद्धांत यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के लिए विकास का कौन सा सिद्धांत करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत यानी कि ये सारे जो होते हैं निश्चित क्रम से बढ़ते जाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन कोई इंसान नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन पे ये है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन को पढ़िए, इसमें से ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए? एनसीएफ 2005 सभी ने पढ़ रखा होगा। उसके मुख्य उद्देश्य क्या है कि रटन प्रणाली को दूर करना, रटन प्रणाली से बच्चों को दूर रखना, और बच्चों को कैसे पढ़ाई करना, स्कूल के साथ साथ बाहरी शिक्षा भी देना, बाहरी वातावरण के भी बारे में पढ़ाना, ठीक है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुति प्रस्तुत करता है। यह क्या है? एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षकों के संबंध में संस्तुति प्रस्तुत करता है। कमेंट करके आप लोग जरा बताइए एनसीएफ के अब तक कितने संशोधित आ चुके हैं, यानी कि कितनी बार एनसीएफ लाया जा चुका है। और ये जो एनसीएफ 2005 है ये कौन सा एनसीएफ है, ठीक है ना, ये किस नंबर का एनसीएफ है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए हम भी आप लोगों को कितनी नॉलेज है उसके हिसाब से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको इंक्लूड करके दे दिया जाएगा। बताइए अभी एनसीएफ 2005 कौन से नंबर पे है। और एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए जो दस्तावेज है ये भारत की विद्यालय शिक्षा के रूप में संबंध में संस्तुति प्रस्तुत करता है। तो इसका जो ये संस्तुति हुई है किसके निर्देशन में हुई है ये आपको बताना है।
और इसकी मुख्य प्रेरणा क्या है? एनसीएफ 2005 की मुख्य प्रेरणा क्या है? चलिए, आपको ढेर सारा क्वेश्चन दिया गया है आज। एनसीएफ 2005 की मुख्य प्रेरणा बताइए, कौन से नंबर का है ये एनसीएफ वो बताना है, और इसके बाद बताना है कि किसकी अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, फिर यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती हैं कि वह किस प्रकार से सीखते हैं, वह कैसे सीखते हैं, इसकी ओर संकेत करती हैं शिक्षार्थियों की त्रुटियां। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी तक वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइए कि किस तरह से आपको और बेहतरीन वीडियो दिया जा सके। जो कमी हो वो भी बताइए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो बताइए। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग बताइए, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे सीरीज़ लेकर के आएंगे, इससे भी बेहतरीन। ठीक है ना, चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।